पीएसएल डबल हेडर था कल के दिन, जहां पे दोनों मैचेस चेजिंग साइड ने जीते। दोपहर वाले गेम में शादाब खान एंड समीर मिनास की शानदार पार्टनरशिप की बदौलत इस्लामाबाद यूनाइटेड चेज डाउन 183 एंड रात में आजम खान के 70 रन, डेविड वार्नर की अच्छी पारी और उसके साथ साथ रावलपिंडी की खराब फील्डिंग, इसकी वजह से कराची ने 197 चेज डाउन किए हैं एंड कराची नाउ इज 3 ऑफ 3, 3 गेम्स खेले हैं, 3 जीता है। ऐसा 8 सालों के बाद पहली दफा हुआ है, जबकि रावलपिंडी 2 में से 2 गेम्स हार गया है। सो लॉट ऑफ थिंग्स टू बी थिंकिंग अबाउट फॉर रावलपिंडी। कराची किंग्स इज ऑन द राइट ट्रैक। दोनों मैचेस के ऊपर बात करेंगे, दोनों की परफॉर्मेंसेस के ऊपर बात करेंगे। पहले मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड एंड कोयटा ग्लैडिएटर्स खेलते हैं। कोयटा ग्लैडिएटर्स टॉस जीत के बैटिंग का फैसला करते हैं। शामिल हुसैन एंड सऊद शकील केम फॉर ओपनिंग द इनिंग्स और अच्छी ओपनिंग पार्टनरशिप थी। वहां पे तेज स्टार्ट लिया था सऊद ने भी, शामिल हुसैन ने भी, लेकिन वहां से जब शामिल हुसैन आउट हुए तो ख्वाजा नाफे एंड सऊद शकील ने एक दूसरे को ज्वाइन किया। वो भी पार्टनरशिप बेहतर चली, लेकिन पावर प्ले के बाद आई गेस थोड़ा सा स्लो डाउन होने शुरू हुई चीजें। जैसी बॉल सॉफ्ट हुआ तो बॉल थोड़ा सा फंसने लग गया विकेट के अंदर, जिसकी वजह से थोड़ा स्कोरिंग रेट नीचे आया। एंड देन फिर वो शादाब खान ने एक साथ जो 3 आउट किए 2 ओवर्स के अंदर अंदर, वहां से कोयटा ग्लैडिएटर्स वाज ऑन द बैकफुट। 92 फॉर 5 आउट हो गए थे कोयटा के। एंड वो एक ऐसा फेज था जहां से 170 करना 180 करना काफी ज्यादा मुश्किल था। बट आपको क्रेडिट देना पड़ेगा कि जिस तरीके से हसन नवाज ने बैटिंग की है, ही इज अ रियली पॉजिटिव साइन फॉर कोयटा ग्लैडिएटर्स एज वेल एज टीम पाकिस्तान। हसन को देखने की वजह बहुत सारी हैं इस पीएसएल के अंदर। मिडिल ऑर्डर का प्लेयर है, मिडिल ऑर्डर में कोई भी प्लेयर पाकिस्तान के पास इस वक्त मौजूद नहीं है जो परफॉर्मेंस दे सके एट द मिडिल ऑर्डर, जो स्ट्राइक को रोटेट कर सके, एट विल छक्के मार सके। हसन नवाज में ये सारी एट्रीब्यूट्स हैं और अगर वो इनको प्रूव करता है इस पीएसएल के अंदर, सो उसके भी कॉन्फिडेंस आएगा एंड एज वेल एज पाकिस्तान टीम को भी उसको खिलाने के लिए कॉन्फिडेंस आएगा। वी आर लुकिंग फॉर अ बैटर जो कि नंबर 4 के ऊपर रेगुलरली परफॉर्म कर सके। हसन नवाज को हमने निगलेक्ट किया, उसको टीम से बाहर किया, बट ये पीएसएल उसके लिए बहुत ज़रूरी है। पीछे इतना ज़बरदस्त नेशनल T20 खेलता हुआ आ रहा है। सियालकोट को उसने अपने बलबूते पर 2 से 3 मैचेस जितवाए हैं नेशनल T20। अब यहाँ पे कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए 3 गेम्स में से 2 50 कर चुका है। सो ही इज़ इन अ रिच वेन ऑफ फॉर्म और इस तरीके की फॉर्म को अगर कंटिन्यू करेगा देन डेफिनेटली मैं ये कहूंगा कोयटा का तो फायदा है ही है, पाकिस्तान का भी बहुत फायदा है। सो हसन की इनिंग्स इज अ इनिंग्स टू वॉच आउट। कल वाले दिन जिस तरीके से उसने पहले इनिंग्स को बिल्ड किया, एक मुश्किल सिचुएशन में था कोयटा, 94 फॉर 5 था, वहां से सबसे पहले स्पिनर्स को नीचे नीचे उसने 2 से 3 ओवर खेला टॉम करन के साथ। एंड देन 15वें ओवर से जो उसने चार्ज शुरू किया, पहले इमाद वसीम को लूटा, फिर सलमान इरशाद जो कि मैं समझता हूँ पाकिस्तान में ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट डेथ बॉलर, उसको चार्ज किया, सलमान मिर्जा को चार्ज किया। तो ओवरऑल एक फैंटास्टिक इनिंग्स। और उसके साथ साथ आपको क्रेडिट देना चाहिए फिर टॉम करन को भी, जिस तरीके से टॉम करन ने साथ खेला। लास्ट मैच के अंदर भी टॉम करन ने फिनिशिंग टचेस बहुत ज़बरदस्त दिए थे। इस मैच के अंदर भी टॉम करन ने बड़ी शानदार बारी खेली जिसने कोयटा को मदद की 183 तक पहुंचने के लिए। एंड 183 उस पोजीशन से मैं समझता हूं कि एक बड़ा मुनासिब टोटल था, एक ऐसा टोटल था जो डिफेंड हो सकता था। अनफॉर्चुनेटली कोयटा ने किया तो नहीं, बट वो ऐसा टोटल नहीं था जो बिल्कुल ही जिस पर आप फाइट ना कर पाओ। कोयटा बिल्कुल ही वन साइडेड गेम हारा, ऐसा नहीं हारना चाहिए था कोयटा को, क्योंकि ऐसी विकेट पे जहां पे स्पिनर को हेल्प थी और कोयटा के पास 2 वर्ल्ड क्लास स्पिनर्स मौजूद हैं, तो कोयटा को पकड़ना चाहिए था मैच, बट अनफॉर्चुनेटली वो हुआ नहीं। एंड कोयटा का मिडिल ऑर्डर इज रियली अ कंसर्न नाउ, क्योंकि ख्वाजा नाफे परफॉर्म कर नहीं रहा। राइली रूसो ने 2 मैच खेले, उन्होंने उसमें परफॉर्म नहीं किया। राइली रूसो आज इंजर्ड होते हैं, बेवन जैकब्स को लेकर आया जाता है, बेवन जैकब्स भी परफॉर्म नहीं करते हैं और नीचे से मैकडर्मिट की भी रन्स नहीं निकल रहे हैं। सो मिडिल ऑर्डर इज अ रियली कंसर्न, क्योंकि ओपनर्स खेल रहे हैं। ओपनर्स ने पहले 2 मैचेस में भी अच्छा परफॉर्म किया, नीचे से टॉम करन बारी ले रहा है, लेकिन इसके अलावा मिडिल ऑर्डर के अंदर अभी तक कोई स्टेबिलिटी नजर आई नहीं है। सो इसको बेटर करने की जरूरत है। एंड विद दैट अगर आप बात करो कोयटा की बॉलिंग की, सो मैं पहले ही बात कर चुका हूँ आपसे कि कोयटा की बॉलिंग जब आप एक 11 बनाते हो कोयटा ग्लैडिएटर्स की, तो उसमें 5 रेगुलर ऑप्शंस होते हैं विद द बॉल। ना तो उसके आगे कोई होता है, ना तो उसके पीछे कोई होता है। अगर आपने कोई छठा ऑप्शन ढूंढना है देन यू विल बी लुकिंग फॉर अ 6th ऑप्शन ईदर इन सऊद शकील और हसन नवाज, जो कि आपको पता है वो आधे आधे बॉलर्स भी नहीं है। सो कोयटा के लिए मसला जरूर है कि अगर उनके एक फ्रंट लाइन बॉलर का ऑफ डे गया तो फिर उसके बाद उनके पास कोई बैकअप ऑप्शन नहीं होता, वो छठे बॉलर्स के पास जा ही नहीं सकते। एंड दिस इज अ कंसर्न, क्योंकि टॉम करन 2 मैचेस से वो अच्छी बॉल नहीं कर रहा, बट सऊद के पास कोई और ऑप्शन नहीं है, कहीं और जाने का कोई ऑप्शन ही नहीं है उनके पास। सो ये एक मसला है स्टेबिलिटी एंड द बैलेंस ऑफ द 11 में, ये एक इशू जरूर नजर आ रहा है और इसको एड्रेस करना चाहिए। और बॉलिंग जब आती है आपकी, डेविन कॉनवे पावर प्ले के अंदर आउट होते हैं, लेकिन 35-40 आउट रन थे उस वक्त इस्लामाबाद यूनाइटेड के।
उसके बाद एंड्रिस गॉस एंड समीर मिनास खेल रहे होते हैं, लेकिन समीर मिनास की भी मैं तारीफ करना चाहूँगा, जिस सॉलिड टेक्निक के साथ उसने आज बैटिंग की है, ज़बरदस्त बैटिंग की है, फ्लो ऑफ द बैट शानदार था। टेक्निक वाइज मैं कहता हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एक प्लेयर की जो अभी हमें देखनी चाहिए वो उसकी टेक्निक है, और रॉक सॉलिड टेक्निक है उसकी, समीर मिनास की। प्रॉपर प्लेयर है, लंबी बारी लेना जानता है, और बहुत अच्छी बात यह है कि मैच उसने आज फिनिश किया, नॉट आउट बाहर आया चेस से। अगर ये आदत किसी बैट्समैन ने डाल ली तो वो बड़ा बैट्समैन बनता है जो चेजेस से नॉट आउट बाहर आता है। सो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है समीर की आज के दिन, जिस तरीके से उसने बारी ली है। ही इज़ वेरी यंग, ही हैज़ अ वेरी वेरी ब्राइट फ्यूचर, लेकिन अभी इसको ड्रैग ना करें इनटू द टीम, इसको खेलने दें, इसको रगड़ा लगाएं ज़रा फर्स्ट क्लास क्रिकेट का लिस्ट का, उसके बाद लेके आएँ। बट ही इज़ अ रियली गुड प्लेयर, अभी बहुत जल्दी हो जाएगी। एंड आई गेस अभी हमारे साथ जो मसला है ना हमारे डोमेस्टिक सर्किट के अंदर, जितने भी बैटर्स हमारे आ रहे हैं, अच्छे बैटर्स, टॉप क्वालिटी बैटर्स जो कि परफॉर्म कर रहे हैं, वो सारे के सारे ओपनर्स हैं। भले वो मास सदाकत ले लो, समीर मिनास ले लो, शामिल हुसैन ले लो, ईच एंड एवरी प्लेयर जो कि पीछे से आ रहा है वो एक ओपनर है, मिडिल ऑर्डर के अंदर बैटिंग करने वाला प्लेयर। हमारे पास शायद और नादिर ही कोई दिख जाए हमें, शायद हसन नवाज इज द ओनली वन, ख्वाजा नाफे जो परफॉर्म नहीं कर रहा है, बट वही 2 से 3 लड़के हैं जो कि मिडिल ऑर्डर में बैटिंग कर रहे हैं। इसके अलावा जितना भी टैलेंट पाइपलाइन में आ रहा है वो सारा ओपनर है, यासिर खान, अब्दुल्ला फजल, और भी बहुत सारे नाम हैं ऐसे, सब के सब ही ओपन करते हैं। मोहम्मद नईम का आपके पास नाम आएगा दिमाग में। सो आपके पास पाकिस्तान में ये एक थोड़ा सा गैप है कि मिडिल ऑर्डर में कोई अच्छा एक्सप्लोसिव बैटर हमें मिल ही नहीं रहा है जो कि नीचे नीचे भी खेले और एट विल छक्के भी मारना जानता हो। सो ये चीज़ है पाकिस्तान जिसको लुक आउट करेगा। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो एंड्रिस गॉस के आउट होने के बाद शादाब खान आए एक और दफ़ा, जो मोहम्मद हफीज़ ने बात की थी, इश्तिहारी सुपरस्टार्स। इसके अलावा मैं इनको कुछ कहूँगा नहीं क्योंकि इनकी ये जो परफॉर्मेंसेज हैं ये सिर्फ हम PSL के अंदर ही देखते हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर कभी इनके बल्ले से या बॉल से इस तरीके की परफॉर्मेंस पिछले 3 सालों में तो मैंने नहीं देखी है। एटलीस्ट इनको बॉल मिलती थी वर्ल्ड कप के अंदर तो जो ऑपोजिशन के बैटर्स होते थे ना वो समझते थे कि ये अपॉर्चुनिटी आ गई है हमारे पास रन स्कोर करने की। याद है ना हैरी ब्रूक्स ने क्या किया था, सिर्फ 2 ओवर्स निकाला था सलमान अली आगा ने उस्मान तारिक को। उसको पता था अगर मैंने ये 2 ओवर कैच कर लिया ना मैच सीधा हो जाएगा। उसने मारा 76 लगाया शादाब खान की। ये वही शादाब खान जो यहाँ पे 3 आउट भी कर रहे हैं, 62 रन भी कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान टीम में जब ये जाते हैं सो आई डोंट नो इनको क्या हो जाता है। ये बहुत बड़ी क्यूरियोसिटी रहेगी क्योंकि यहाँ पे ऐसा परफॉर्म करते हैं जैसे इनसे कोई बेटर ऑलराउंडर है ही नहीं पाकिस्तान में। एंड जब पाकिस्तान टीम में मौका मिलता है तो वहाँ पे ना तो बल्ले से रन होते हैं ना तो बॉल से रन होते हैं, चलती है तो सिर्फ जबान चलती है, वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के अंदर। और मैं वापस वही वर्ड इस्तेमाल करूंगा इनके लिए जो मोहम्मद हफीज़ ने किया था, इश्तिहारी सुपरस्टार्स ये हैं और ये बार बार आपको प्रूव करके दिखाएंगे क्योंकि पाकिस्तान के लिए ना तो इन्होंने कुछ किया है और ना तो इन्होंने कुछ करना है। हमें इनसे मूव फॉरवर्ड करना चाहिए। अराफात मिनाज जिस तरीके से परफॉर्म कर रहा है उसके ऊपर नजर रखनी चाहिए और भी 2 से 3 लड़के इनके बैकअप में प्रिपेयर करने चाहिए। साथ मसूद बैठा है उसको खिलाना चाहिए, उसको प्रिपेयर करना चाहिए ताकि इनसे हमारी जान जुटे। इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए खेलें 100 बिस्मिल्लाह, वहाँ पे परफॉर्मेंस दें, ऐसी मैन ऑफ द मैच बने, 60 रन किए हैं, 3 आउट किए। सो बहुत अच्छी बात है, इस्लामाबाद के लिए करते चले जाएं। और आज की अगर मैं परफॉर्मेंस की भी बात करूँ तो बेहतरीन परफॉर्मेंस थी शादाब की भी। सो आज के मैच में अगर हम लोग तारीफ करें तो कोई बुरा नहीं होगा क्योंकि आज के मैच में तो परफॉर्मेंस ऐसी थी कि तारीफ करना बनती है। क्योंकि जिस तरीके से स्पिनर्स को खेला बीच में आके, रोटेशन ऑफ द स्ट्राइक, बीच में बॉल रोक के टैप करके 2 लेना फिर 1 लेना, तो इस रोटेशन ऑफ द स्ट्राइक बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। एंड उसके बाद जब शादाब सेट हुआ तो सारा प्रेशर उसने समीर से ले लिया खुद ही। जब उसने हिटें खुद लेना शुरू की, भले वो फिर अगेंस्ट उस्मान तारिक हो, भले वो टॉम करन हो, सामने हर बॉलर को उन्होंने चार्ज किया। एंड क्वेटा के लिए यही कंसर्न है कि जो उनके मेन स्पिनर्स हैं 2 जिनके ऊपर क्वेटा हैवीली रिलाय कर रहा है उसमें थोड़ा सा इशू आ रहा है। उनकी स्ट्रेंथ थोड़ी सी वीकेंड हो रही है क्योंकि विकेट्स नहीं ले पा रहे उस्मान तारिक ना अबरार अहमद। अबरार ने 1 आउट किया लेकिन उनको फिर रन्स भी पड़े आखिरी ओवर में। और समीर की भी मैं तारीफ करूंगा जिस टेम्परामेंट से वो बैटिंग कर रहा है। सो क्वेटा के लिए अ लॉट टू थिंक अबाउट है, अ लॉट टू थिंक अबाउट, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें गलत जा रही हैं। 1 मैच जीते हैं 3 में से, सो काफ़ी सारी चीज़ें बेटर होने की ज़रूरत है। अब अगर शाम वाले मैच की बात कर लूँ तो पिंडीज़ वर्सेस कराची किंग्स का मैच होता है। पिंडीज़ पहले बैटिंग करते हैं। वही बात मैं करना चाहूँगा जो मैंने फेसबुक पोस्ट पे 2 से 3 मरतबा कर चुका हूँ कि अब्दुल्ला फजल जब आप उसको खिला रहे हैं तो एटलीस्ट आप उसको अगर ओपनर नहीं खिला रहे तो उसको 1 डाउन बैटिंग कराएं। पहले मैच के अंदर हम लोगों ने देखा कि अब्दुल्ला नंबर 6 के ऊपर बैटिंग कर रहे हैं। ठीक है, मुझे समझ आता है कि उस मैच में एज एन ओपनर आपके ओपनर्स 15 ओवर्स खेल गए थे। सो उसके बाद अब्दुल्ला का काम खत्म हो गया था, इस वजह से उसको ड्रैग डाउन किया गया टू द लोअर ऑर्डर। बट
कल वाले मैच में क्या मसला था, जब रिजवान तीसरे ओवर में आउट हो गया तो फिर क्या मसला था, यासिर खान आउट हो गया पावर प्ले के अंदर, तो फिर अब्दुल्ला को बैटिंग करवाने का क्या मसला था? क्या कोई कंपटीटर तैयार नहीं होना चाहिए रिजवान के लिए? यही स्ट्रेटेजी है रिजवान की कि उनके कंपटीशन में कोई ओपनर नहीं आना चाहिए पिंडीज की टीम के अंदर, क्योंकि रिजवान की तो एक हिस्ट्री है, लॉन्ग हिस्ट्री है ऑफ नॉट गिविंग चांसेस टू दी ओपनर्स। भले वो फिर साइम अयूब 2023 में वो आके भी 2 डाउन बैटिंग कर रहा था, भले फिर वो साहबजादा फरहान हो 2024 के अंदर, कहाँ बैटिंग कराई थी साहबजादा फरहान को, याद है आपको? नंबर 7 के ऊपर बैटिंग कर रहे थे साहबजादा फरहान रिजवान एंड बाबर के होते हुए अगेंस्ट न्यूजीलैंड 2024 की सीरीज में। फिर अब ये अब्दुल्ला फजल की मिसाल ले लें, तो जहां जहां रिजवान का जोर चला है ना, रिजवान ने अपना नंबर नहीं छोड़ा, भले वो पीएसएल हो, भले वो पाकिस्तान टीम हो। जहां इनका जोर नहीं होता ना, जैसे बीबीएल में जोर नहीं था, जैसे सीपीएल में जोर नहीं था, ये कप्तान नहीं थे, इनको बोला था चलो नीचे आके बैटिंग करो, और इन्होंने खामोशी से की भी थी फिर नीचे आके बैटिंग। तो इनका कोई काम नहीं है टॉप ऑर्डर में। एक आउटडेटेड मेंटेलिटी के T20 प्लेयर है मोहम्मद रिजवान, फिर भी अब्दुल्ला फजल ना ओपन करे, क्योंकि ये इन्हें ओपन करना है फॉर पिंडीज। सो ये अगर होता रहेगा तो फिर आपका टैलेंट आई डोंट नो कैसे बनेगा कैसे नहीं बनेगा, बिकॉज अब्दुल्ला फजल आपका टॉप परफॉर्मर है। कायद आजम ट्रॉफी का फाइनल और मोस्ट रेलिवेंट फॉर्मेट में अगर हम लोग देखें T20 के अंदर, तो अब्दुल्ला ने पीछे नेशनल T20 खेला, 1 महीना भी नहीं खत्म हुआ नेशनल T20 को खत्म हुए। अब्दुल्ला की परफॉर्मेंसेज आपके सामने है। वो एज एन ओपनर उसने 2 मैचेस कराची को जितवाए, वाइल चेजिंग 80-80 किया उसने दोनों मैचेस के अंदर, बट स्टिल रिजवान ने ओपन करनी है तो फिर उसी ने ही करनी है। अब्दुल्ला फजल नंबर 6 पे खेल रहा है एज ए नेचुरल ओपनर, पता नहीं फिर ऐसे हमारे प्लेयर्स बनेंगे कैसे, आई डोंट नो। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं, बीच के अंदर बड़ा अच्छा स्टेबलाइज किया सैम बिलिंग्स एंड डेरिल मिचेल ने, वो पार्टनरशिप बड़ी क्रूशल थी, 120 रन की उन्होंने पार्टनरशिप लगाई, वहां से उन्होंने स्टेबलाइज किया पिंडीज की इनिंग्स को, तब जाके वो 197 तक पहुंचे, वरना अर्ली ऑन विकेट्स गिर गई थी। मुश्किल हो जाता है अर्ली ऑन विकेट गिरने के बाद उस तरीके से मोमेंटम को कैरी फॉरवर्ड करना, बट स्टिल क्रेडिट जाता है। एंड देन नीचे से फिर अब्दुल्ला फजल ने 7 गेंदों पर 18 रन किए वाइल बैटिंग। और अगर मैं कराची की बॉलिंग की बात कर लूँ तो येट अगेन एडम ज़म्पा वेरी इकोनॉमिकल। बात लोग करते हैं आजम खान की इनिंग्स की या डेविड वार्नर की इनिंग्स की, लेकिन भाई एक बंदे की बात आप लाजमी करें और PSL में उसको जगा के रखें, उसकी डिस्कशन करते रहें, वो है हसन अली। व्हाट अ सेंसेशनल स्पेल येस्टरडे, उसके पहले 2 मैचेस के अंदर भी उसने बड़ी शानदार स्पेल डाली है। हसन अली इज द बॉलर टू वॉच आउट दिस सीजन मेरे लिए। जिस रिदम में वो बॉलिंग कर रहे हैं, जिस फिटनेस के साथ वो हैं, जो उनके अंदर फायर है वो दिख रही है भाई। वो जिस तरीके से जिस लेंस के ऊपर बॉल गिरा रहा है, जो उसका निप हो रहा है बॉल, जो डेथ ओवर में बॉलिंग कर रहा है, वो सब दिख रहा है हसन अली के पेस में, हसन अली के रिदम में सारी की सारी चीज़ें मौजूद हैं। पहले मैच में 3 आउट करते हैं, कल के दिन 3 आउट करते हैं, 24 रन दिए हैं सिर्फ 4 ओवर में। एक बैटिंग डोमिनेटेड डे था कल के दिन, लेकिन हसन अली इमर्ज एज अ बेस्ट बॉलर येस्टरडे, जिसमें उन्होंने 4 ओवर करा के सिर्फ 24 रन दिए, 3 आउट भी किए। डेथ बॉलिंग के अंदर अपने आखिरी 2 ओवर्स में उन्होंने कुछ 10-12 रन दिए, इसके ऊपर उन्होंने रन नहीं दिए। सो दैट वाज द पॉइंट ना, जहां पे कराची को गेम में वापस लाया हसन अली, क्योंकि अगर वहां पे अपने 2 ओवर में वो 20-25 देता तो मैच दूर जाता, लेकिन उन्होंने दिए 12 या 13 रन इस तरीके से दिए, जिसकी वजह से कराची बैक इनटू द गेम आया, मोमेंटम लेके गए वो ऑफ द इनिंग। सो हसन की जितनी तारीफ आप करें उतनी कम है। अभी तक 3 मैचेस इन दिस PSL एंड ही हैज बीन फिनोमिनल। लास्ट ईयर भी PSL के लीडिंग विकेट टेकर हसन अली थे। सो इस दफा भी बड़ी शानदार बॉलिंग वो करते हुए नजर आ रहे हैं। फिर अगर मैं कराची की बैटिंग की बात करूं तो डेविड वार्नर ने 50 रन किए, बट एक क्रूशल जंक्शन ऑफ द गेम के ऊपर वो आउट हुए, लेकिन आजम खान ने कल के दिन मैच को फिनिश किया। ज़बरदस्त बारी ली आजम ने, और जैसे वो बैटिंग कर रहा था कल के दिन, शुरू में तो ऐसा लग रहा था कि वो फंस रहा है, लेकिन फिर उसको जब चांसेस मिले, रिशाद ने 2 कैच गिराए, आमिर ने एक कैच गिराया, तो फिर उसके बाद आजम ने बख्शा नहीं। फिर उसके बाद जो आखिरी उसने 3 से 4 ओवर्स खेले हैं, उसमें वो पिंडीज से मैच बहुत दूर ले गया। एंड एक कॉल मैकॉनकी का ओवर जो अनफॉर्चुनेटली नसीम इंजर्ड हुआ, उसके बाद तो आजम ने वो ओवर लूटा है, एंड वहां से गेम जो है वो असल पिवटल पॉइंट टू द गेम, वहां से गेम ब्रेक होता है एंड कराची किंग्स के पाले में जाता है। सो वो एक बड़ा कंसर्न था रावलपिंडी के लिए। नसीम शाह की यार बॉलिंग, क्या बॉलिंग कर रहा है नसीम शाह, मुझे समझ नहीं आ रहा। 2 ओवर करते हैं, 24 रन देते हैं, उन 2 ओवर्स में भी नसीम ने 2 नो बॉलें की, 2 फ्री हिट्स मिली, दोनों फ्री हिट्स पे छक्के खाए उन्होंने, एक आजम से खाया, एक मोहम्मद वसीम से खाया। तो मुझे समझ नहीं आ रहा नसीम का रिदम कहाँ है, नसीम कैसी बॉलिंग कर रहा है, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। पिछले मैच में भी 51 रन उसने कंसीड किए, पता नहीं क्या हो रहा है नसीम शाह के साथ। और एक ऐसा बॉलर था जिसके ऊपर हम बैंक करना चाहते थे, जिसकी हम तारीफ करते थे, डे इन डे आउट वो खराब से खराब तर होता जा रहा है। आई डोंट नो व्हाट आर द रीजंस। एक ऐसा बॉलर था जिसको हर कप्तान नया बॉल देना चाहता था, अब वो नया बॉल नहीं कर रहा है। कहीं पे भी ILT में आप देख लें, उससे नया बॉल नहीं कराया, PSL के अंदर वो नया बॉल नहीं कर रहा है। सो कंसर्न्स तो है ना, यानी फॉर्म डिप हुई है, बहुत ड्रास्टिकली हुई है, खराब चीज़ें हुई हैं उनके गेम के साथ। तो ये सारी चीज़ें नसीम को देखनी पड़ेंगी, और उसके बाद पाँव पकड़ के बाहर चले जाना वो भी एक कंसर्न है। क्या इंजरी है, क्या हैमस्ट्रिंग पुल हुई है, उसकी वजह से मैच काफ़ी दूर चला गया पिंडीज से। उसके बाद मोहम्मद आमिर
ऑब्वियसली वो एक साल के गैप के बाद कोई प्रोफेशनल क्रिकेट खेल रहा है, सो उसकी एग्जीक्यूशन नहीं है मोहम्मद आमिर की। यॉर्कर्स उनसे नहीं लग रही हैं उस तरीके से, फुल लेंथ की तरफ जा तो रहे हैं, लेकिन वो यॉर्कर्स एग्जीक्यूट करने के लिए एक प्रैक्टिस में आपको होना ज़रूरी है, एक रिदम में आपको होना ज़रूरी है, जो मोहम्मद आमिर नहीं है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, एक साल के बाद कोई भी प्रोफेशनल क्रिकेट खेलना एज अ फास्ट बॉलर बहुत मुश्किल हो जाता है। सो शायद इन द लेटर फेज ऑफ द टूर्नामेंट हम देखें आमिर को टू पीक हिज फॉर्म, बट अभी के टाइम पहले मैच के अंदर भी बहुत रस्टी लगे, अभी भी बहुत रस्टी लगे। वो ना तो स्लो बॉल एग्जीक्यूट कर पा रहा है विद द करेक्ट लेंस, ना तो वो यॉर्कर्स एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं विद द करेक्ट लेंस। सो इसको बेटर होने में टाइम लगेगा, लेकिन अभी पिंडी के लिए कंसर्न है, क्योंकि हम कह रहे थे कि बड़ी शानदार बॉलिंग यूनिट पिंडी ने उठाई है, बट अभी 2 मैचेस हुए हैं, एक में 226 चेस करवा दिया, एक में 197 चेस करवा दिया। सो प्लान को रिवाइज करना पड़ेगा। रिशाद हुसैन सिर्फ 12 अप्रैल तक अवेलेबल हैं फॉर पिंडीज, उसके बाद तो कोई और आएगा खेलेगा, साद मसूद विल बी इन द टीम। सो वो कैसे एडजस्ट करेगा अपने आप को, ये बहुत सारी चीज़ें हैं टू लुक आउट टू। सो अब कमबैक कैसे करना है, ये पिंडीज के दिमाग में होगा, क्योंकि 10 मैचेस ही खेलने हैं सिर्फ एक टीम ने, उसमें से पहले 2 आप हार चुके हो। अब उसके बाद आगे कैसी चीज़ों को लेके चलना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा देखने के लिए। सो लेट्स सी कैसी चीज़ें जाती हैं, और उम्मीद ये है कि भाई अब पिंडी, क्योंकि ये एक बहुत अच्छा बैलेंस स्क्वाड है और मैंने इसको रेट किया है कि ये टॉप 4 में जाएगा, तो यहाँ से अच्छा कमबैक करे। रिजवान की कप्तानी गुड थी, अच्छी कप्तानी थी, जो बॉलिंग रोटेशंस कर रहे थे, डैरिल मिचेल को लेके आना है। डैरिल मिचेल ने बड़े दिमाग से बॉलिंग की कल के दिन, जो स्लो बॉल्स कर रहे थे, बाउंसर्स इवन कर रहे थे, तो बड़ा दिमाग से कर रहा था बॉल। सो अच्छी कप्तानी कर रहा है रिजवान, बट स्टिल काफ़ी सारी चीज़ें हैं टू लुक आउट टू, स्पेशली बॉलिंग एंड फील्डिंग, दीज आर द थिंग विच दे नीड टू इम्प्रूव। लेकिन कराची दूसरे एंड पे 3 में से 3 है, और बहुत शानदार टीम लग रही है विद द बैलेंस, और कप्तानी और बॉलिंग यूनिट, बैटिंग यूनिट, सब बेसिस कवर्ड लग रही है इस दफ़ा। अब्बास आफरीदी 2 मैचेस खेले हैं, दोनों मैचेस में उसने गेम को फिनिश किया है, तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। सो गुड फॉर कराची, टेबल टॉपर्स बन चुके हैं। पिंडीज़ के लिए तो थिंक आउट टू, बहुत सारी चीज़ें हैं। आज के दिन मैच खेला जाएगा लाहौर कलंदर वर्सेस मुल्तान सुल्तान। सो लाहौर कलंदर विदाउट फ़खर जमान खेल रहे होंगे आज के दिन। परवेज़ हुसैन इमॉन आपको ओपन करते हुए दिख जाएंगे। सो लेट्स सी वो मैच कैसा जाता है, उस मैच के ऊपर भी बात करेंगे आज की वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।